मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो हमारा सेकंड और लास्ट मेथड है जो हमारे सिलेबस में शामिल है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसका नाम है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब ये है कि जब जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज करते जाओगे और उसकी आपको पता है बुक वैल्यू कम होती जाएगी, नेक्स्ट जो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे वो उसकी बुक वैल्यू के ऊपर निकालोगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारा पिछला मेथड था उसमें हम क्या करते थे, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। ऑलराइट, तो आप चाहे डेप्रिसिएशन माइनस करके इसमें से बुक वैल्यू जो है वो कितनी भी होती जाए, हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू मंथ पे फर्क पड़ता था, लेकिन हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू जब निकालते थे ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते थे। नाउ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ना निकाल के बुक वैल्यू पे निकालते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको 10% डेप्रिसिएशन दिया है, 10% पर एनम। राइट, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हो तो आप जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% डेप्रिसिएशन लोगे, कितने मंथ का लोगे वो अलग बात है। लेकिन अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते हो तो आप बुक वैल्यू का 10% लोगे। ओरिजिनल कॉस्ट वही रहती है, बट बुक वैल्यू हर साल चेंज होती है, क्योंकि बुक वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। देन बुक वैल्यू में से फिर डेप्रिसिएशन लेस होती है, फिर बुक वैल्यू आती है, फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होती है, फिर अलग वैल्यू आती है। सो हर बार आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो टाइम वाला है, जो मंथ वाला है, वो वही सेम रहेगा। जितने मंथ के लिए आपने एसेट को यूज किया है उतने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि जितने टाइम आप एसेट को यूज करोगे आपको एसेट को यूज करने से उस एसेट की वैल्यू में कमी आएगी। तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा कमी आएगी, तो वो मंथ वाइज निकलेगा। बाकी इन दोनों मेथड्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें हमें सेम करनी है, बस फर्क ये है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग है। सो मान लेते हैं हमारी जो हमने एक कोई asset है जो purchase थी, हमने उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन लगाते हो तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हो जाएगी इसका 10%, जो कि है 1,000। ओके, 1,000 जब डेप्रिसिएशन लगाई तो इस डेप्रिसिएशन की वजह से इसकी बुक वैल्यू 9,000 रुपए रह गई। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, वैल्यू के ऊपर 10% लगेगी, यानी नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो जाएगी आपकी 900। तो ये हो जाएगा 8100 अगली बुक वैल्यू। अब फिर थर्ड ईयर की जो आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी इस 8100 पे 10% लगेगी, तो आपकी बुक वैल्यू हो जाएगी 810 रुपए। इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन हर बार बुक वैल्यू के ऊपर आप जो है दोबारा से निकालते जाओगे। सो इलस्ट्रेशन देखते, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है। वैसे ही एसेट का अकाउंट बनेगा, वैसे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, सारी एंट्री सेम एग्जैक्ट वैसी ही रहेंगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीके में फर्क है। एक इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, क्योंकि सारा आपका सेम है, तो एक इलस्ट्रेशन जिसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज हैं तो उसमें हम नेबर देख लेते हैं। ओके, इसमें क्या है, अनदर मशीनरी 20,000 उसकी ओवरहोलिंग पे स्पेंड करे, सितंबर को मशीनरी परचेज। ओके, ये वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्योंकि इसमें परचेजिंग काफी हो रही है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख रहे हैं हम। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को सोनू लिमिटेड है जिसने एक मशीनरी परचेज करी है 3,90,000 रुपए की, जिसपे उसने 5,000 रुपए कैरेज के स्पेंड करे हैं, 2,000 ब्रोकरेज स्पेंड करा है और 2,500 रुपए इंस्टॉलेशन के चार्जेस है, और 500 रुपए आयरन पैड के लगाए हैं उसने। तो जैसे कि हमारा रूल है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है मशीनरी की, किसी भी एसेट की, आपने एसेट खरीदी उसका प्राइस पे करा वो, प्लस उसके ऊपर कुछ भी और खर्चा किया है जो आपने उसकी उसको जो है यूज करना स्टार्ट करने से पहले तक का सारा खर्चा जो आपके इस्तेमाल लायक बनाने में उस एसेट को आपने किया है, वो सारा कॉस्ट में आता है। सो हमने यूज कब करी, इस चीज के बाद यूज करनी स्टार्ट करी, तो ये सारा खर्चा उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में आता है। सो हमारी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी 3,90,000 प्लस
5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 500 रुपये। ओके, सो टोटल आ जाएगा आपका मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास वो आ जाएगी 3,90,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 10,000, तो ये हो जाएगा 4 लाख। ये है इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, इतने की पड़ी आपको मशीन। ओके, नाउ 1 नवंबर 2013 को उन्होंने एक और मशीनरी खरीद ली और 1 लाख रुपए की, और उसके ऊपर इमीडिएटली उन्हें ओवरहोलिंग का 20,000 रुपए स्पेंड करा। इमीडिएटली का मतलब है कि उसको इस्तेमाल करने से पहले, तो इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए ये हुआ है। तो इसकी भी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई 1,20,000, 1 लाख प्लस 20,000। ठीक है, 30 सितंबर 2014 को द मशीनरी परचेज्ड इन 2012 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ इतने के लॉस पे बेची है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले हमने जो क्वेश्चन करे हैं उसमें फर्क ये है, उनमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होता था, इसमें आपको सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, आपको कह रखा है कि लॉस के ऊपर आपने बेची है। जब आपने बेची तो इतने का आपको नुकसान हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हम निकालेंगे। कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो जो आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। 31 मार्च को हर साल आपके अकाउंट बंद हो रहे हैं और 2015 तक के अकाउंट हमें बनाने, तो 3 साल का हमें काम करना है। ओके, हमें इसमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है। ओके, तो 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट करें जब आपने मशीनरी को खरीदा है, तो 2012 अप्रैल 1 मशीनरी खरीदी है, तो आ जाएगा टू बैंक। टोटल कितना आपने खर्च किया इस मशीनरी को खरीदने में, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 4 लाख, टोटल 4 लाख आपने खर्च किए हैं। ठीक है, अब एक टाइमलाइन बना लेते हैं। 2012 अप्रैल 1 ये वाला साल कब खत्म होगा, 2013 31 मार्च को, ये आपका पूरा साल है। और इस साल के दौरान क्या क्या हुआ है, एक तो आपने ये मशीनरी खरीदी है, फिर आपने 1 नवंबर 2013 को दूसरी मशीनरी खरीदी है, 2013 आएगा आगे, यानी इस साल से अगले साल में। तो इस तो बस इसके ऊपर अपनी डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो 2013 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, ये कह रहा है 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो फिलहाल हमारे पास एक ही वैल्यू है बुक की, जो मशीन की है वो है ये 4 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट है, यही बुक वैल्यू है। ठीक है, तो 4 लाख के ऊपर 10% डालती हूँ, पूरा एक साल मैंने मशीनरी को यूज करा है, तो पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, ये हो जाएगी आपकी 10% इसकी, मैंने डेप्रिसिएशन लगा दी। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा 31 मार्च, जो मैं अगले साल के बाय बैलेंस सीडी ये हो गया 3,60,000। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड में फर्क क्या है, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम हर बार इस 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, कितने के लिए यूज करी वो अलग चीज है, लेकिन जितनी बार भी डेप्रिसिएशन आप निकालते इस 4 लाख के ऊपर निकालते, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या है, हम हर बार जितनी बुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो इस 3,60,000 के ऊपर कैलकुलेट होगी, ना कि 4 लाख के ऊपर। ठीक है, तो एक बार हम आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1 को ब्रोड डाउन करते हैं, तो टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्रोड डाउन से हम बैलेंस को लेके आए हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा 3,60,000। ठीक है, तो 2000 अब 2013 अप्रैल 1 हमारा साल शुरू हुआ, खत्म हुआ 2014 इस साल के दौरान क्या क्या हुआ अब वो देख लेते हैं। 2014 क्या बोल रहा है, 1 नवंबर 2013 को उन्होंने एक और मशीनरी खरीद ली, टोटल 1,20,000 रुपए की। ठीक है, 1 नवंबर 2013 का मतलब है कहीं यहाँ पे 1 नवंबर को आपने नई मशीनरी खरीदी है, इसके ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करें, ओरिजिनल कॉस्ट है उस मशीन की। ठीक है, तो इस साल के दौरान हो रहा है, तो अब यहाँ पे दिखा देंगे कब आपने खरीदी, नवंबर में। सो नवंबर 1 ठीक है, मशीनरी खरीदी तो टू बैंक अकाउंट, टोटल खर्चा
उसके ऊपर ये मशीनरी नंबर सेकंड है और ये मशीनरी नंबर फर्स्ट थी हमारी। ओके, अब आती है डेप्रिसिएशन लगाने की बारी। तो फिलहाल इस साल हमारे पास दो मशीनें हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। तो दोनों इस साल डेप्रिसिएशन लगनी तय है, पर कितनी डेप्रिसिएशन लगनी है अब हम वो निकालेंगे। तो ये साल खत्म होगा 2014 में मार्च 31, क्योंकि इससे पहले और कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब देखो, जो मशीन नंबर 1 है, मशीन नंबर 1 पास थी जिसकी बुक वैल्यू थी 3,60,000। 31 मार्च तक मैंने इस मशीन को यूज किया है, इसका मतलब इस पे पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, क्योंकि रिटर्न मेथड है इसलिए हमारे डेप्रिसिएशन लगेगी। और इस साल की बुक वैल्यू है इसकी 3,60,000, तो इसका 10% पूरे 12 महीने के लिए, यानी 36,000 रुपए की डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगती इस मशीन के ऊपर वो लगती 40,000 ही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमने एक बार डेप्रिसिएशन निकाल दी, 12 महीने की ही है, महीने का कोई कम ज्यादा महीना नहीं है, 12 महीने की है तो 40,000 लगती, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलती। यहाँ हर बार बुक वैल्यू पे निकलेगी, तो इस साल जो मेरी बुक वैल्यू है इस मशीन की वो है 3,60,000, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 36,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1 इसके। ठीक है, अब आती है मशीन नंबर 2 की बारी। मशीन नंबर 2 मैंने नवंबर में खरीदी, 1 नवंबर को, और मैंने इसके 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक के लिए यूज किया है इस साल, इस एक साल में। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में। तो 1 नवंबर से 31 मार्च का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए मैंने इस मशीन को यूज किया है। तो यानी इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 5 महीने के लिए लगेगी। तो फिलहाल हमारे पास यही इसकी बुक वैल्यू है जो ओरिजिनल कॉस्ट है, 1,20,000 पर 10% 5 महीने के लिए, ये डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगानी है 5,000 रुपए। तो मशीन नंबर 2 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 41,000। तो बैलेंस जो आपका कैरी फॉरवर्ड होएगा वो होएगा मार्च 31 को बाय बैलेंस CD मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 का। इसकी बुक वैल्यू 3,60,000 स्टार्टिंग में, एक साल आपने इस्तेमाल करा, 36,000 रुपए से कम हो गई इसकी वैल्यू, तो अब इसकी बुक वैल्यू बच गई 3,24,000। मशीन नंबर 2 की बुक वैल्यू थी 1,20,000 जब आप खरीदा, आपने इसको 5 महीने यूज करा तो इसकी वैल्यू 5,000 रुपए कम हो गई, यानी अब इसकी वैल्यू हो गई है 1,15,000। दोनों मशीनों की टोटल बुक वैल्यू है 4,15,000 साल के आखिर में। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 4,80,000 और इनका टोटल भी हो जाएगा 4,80,000। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। सो 2014 अप्रैल 1, सबसे पहले हम बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड कर लेते हैं टू बैलेंस BD। हमारे पास दो मशीन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3,24,000 फिलहाल की बुक वैल्यू हमारे पास है 1,50,000। 1,50,000 बुक वैल्यू की मशीन हमारे पास है, दोनों का टोटल है 4,39,000। इतने बुक वैल्यू की मशीन हमारे पास है। ठीक, अब नया साल हुआ है, उसकी टाइमलाइन देख लेते हैं क्या है। नए साल की टाइमलाइन है 2014 अप्रैल 1 से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और 2015 मार्च 31 ये खत्म होगा, और हमें जो अकाउंट भी 31 मार्च 2015 तक ही बनाने, यानी एक और साल के बनाने है। ओके, अब क्या हुआ है इस साल में देखो, 30 सितंबर 2014 को द मशीनरी परचेज्ड इन 2012 में हमने कौन सी मशीन खरीदी थी, नंबर 1, ये आपने सेल कर दी है 1,27,800 रुपए के लॉस पे। ठीक है, सिर्फ यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर मतलब है 30 सितंबर 2014, यहाँ कहीं 30 सितंबर को आपने मशीन सेल करी है और जिसपे आपको लॉस है 1,27,800 रुपए का। ठीक है, अब निकालना है हमने बेची कितने में थी, हमें तो पता ही नहीं हमने कितने में बेची थी। ठीक है, कितने में बेची थी वो अब हम निकालेंगे।
लॉस हुआ है, ये ध्यान रखना। देखो हम क्या करते हैं, आपको एक चीज बताती हूँ। पिछले मेथड्स में हमने क्या किया कि हमारे पास मशीन की बुक वैल्यू थी, मतलब एसेट की बुक वैल्यू जो बेच रहे हैं, बुक वैल्यू में से जितने भी महीने मैंने उस मशीन को यूज किया है उसकी डेप्रिसिएशन, 2 महीने यूज किया, 3 महीने यूज किया, उसको माइनस कर देती थी मैं। ठीक है, सेल वैल्यू तो मेरे पास ये उस साल की जिस जिस डेट पे मैं सेल डेट की बुक वैल्यू आ जाती थी, सेलिंग डेट की। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को मेरा ये बुक वैल्यू और 1 अक्टूबर मैंने सेल करी तो 1 अक्टूबर को ये बुक वैल्यू आ गई। फिर हमें सेल दी होती थी कि सेल किया है, उसको मैं इसमें से सेलिंग वैल्यू को या प्राइस को मैं इसमें से माइनस कर देती थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्योंकि बुक वैल्यू से कम होता था तो मुझे पता चलता था इतना लॉस हुआ है, यही करते थे। ठीक है, यहां क्या हुआ है, उल्टा है थोड़ा सा। यहां हमें ये नहीं दे रखा, ये मुझे निकालना है, मुझे ये दे रखा है और मुझे ये दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं बुक वैल्यू में से सेलिंग प्राइस में लॉस मिल जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा कम है इसलिए मेरे को लॉस हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो मेरा प्रॉफिट होता। तो अगर मैं बुक वैल्यू में से लॉस माइनस कर दूं तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मान लीजिए बुक वैल्यू है मेरी 10,000 रुपए, सेलिंग प्राइस है मेरा 8,000 रुपए, तो मेरा लॉस आएगा 10,000। ठीक है, बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। अगर मैं इस बुक वैल्यू में से ये लॉस, मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा सेलिंग। वही हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो लॉस मुझे दे रखा है, बुक वैल्यू मेरी निकल जाएगी, मुझे उसमें से लॉस को माइनस करना है, आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। 140। अब एक मैंने ये मशीनरी नंबर 1 30 सितंबर को मैंने सेल करी है और वो मार्च से पहले आता है, तो 2014 30 सितंबर को पहले मैं मशीनरी अकाउंट्स को क्लोज कर रही हूँ। सो 30 सितंबर को हमने इसे सेल किया बाय बैंक। कितने से किया अभी नहीं पता, वो अभी हम निकालेंगे। 30 सितंबर को ही मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई होगी, राइट, जितने टाइम के लिए यूज डेप्रिसिएशन लगाई। तो ये मशीन मैंने यूज की है अप्रैल से 30 सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने के लिए। इस मशीन को 6 महीने के लिए यूज किया और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू पे, यानी यहाँ इस पे 3,24,000 पे 3,00,000 बुक वैल्यू पे 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, आ गई 16,200, यानी इसके ऊपर 6 आपने बुक वैल्यू थी 3,24,000 जब साल की शुरुआत हुई मशीन 1 की, आपने इस मशीन को 6 महीने यूज करा जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 16,200 रुपए कम हो गई। तो अब जिस डेट को आप बेच रहे हो उस डेट को इस मशीन की बुक वैल्यू 3,24,000 माइनस 1,200, उस दिन पे इस मशीन की बुक वैल्यू 3,08,000। ठीक है, और आपने इसको बेच दिया, बेचा कि लॉस बेचा है, तो लॉस कितना हुआ था हमारा 1,27,800। अगर मैं इसे 1,27,800 कि मैंने इसको बेचा वो, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो ये आ जाएगा 1,80,000। अगर ये प्रॉफिट पे बिकी होती, प्रॉफिट पे बिकने का मतलब है सेल प्राइस जो है वो इसकी बुक वैल्यू से ज्यादा था तो इसमें ऐड करना पड़ता, लेकिन लॉस पे बिकी है यानी सेल प्राइस था तो माइनस करेंगे। यानी 1,80,000 में बेचा, 3,07,800 की मशीन आपने 1,80,000 में बेच दी जिस वजह से आपको 1,27,800 का नुकसान हुआ। तो अब हम इन सब चीजों को यहाँ पे हैं, 1,80,000 की सेल हुई है और नंबर को अब लॉस हुआ है तो P&L अकाउंट भी डालना पड़ेगा। सो बाई P&L अकाउंट 1,27,800। अब मशीन नंबर 1 का सारा काम खत्म हो गया। अब आते हैं मशीन नंबर 2 पे। मशीन नंबर 2 1 अप्रैल को थी और इस मशीन को हमने पूरा साल 12 महीने यूज किया है 31 मार्च तक, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो साल के एंड तक यानी 2015 31 मार्च तक लगेगी। ठीक है, तो भाई डेप्रिसिएशन 12 इस पे बुक पे इस वक्त इस मशीन की बुक वैल्यू है 1,15,000। 1,15,000 पे 10%
पूरे 12 महीने के लिए डेप्रिसिएशन आएगी आपकी 11,500। तो बैलेंस कितना बचेगा इस मशीन, ये बचेगा आपका 1,15,000 माइनस 11,500, 1,03,500। ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा 4,39,000, ये है 4,39,000। अब यहाँ तक ही हमें अकाउंट बनाने थे। अब हम एक बार 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, तो हमारे पास सेकंड मशीन ही बची है, फर्स्ट तो हम चुके हैं। बैलेंस आएगा, बैलेंस है इसका 1,03,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है जब आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है कि आप कौन से अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ये फर्स्ट मशीन है, इसके 4 लाख पे डेप्रिसिएशन लगती। आपने जिनको सितंबर को बेचा था, 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली यहाँ पे। ये जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन है ये आपकी लगती 4 लाख के ऊपर, 4 लाख का 10%, उसका 6 महीने का। ठीक है, लेकिन मेथड में हम हर साल जो भी बुक वैल्यू आती है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू थी इसकी 3,24,000, डेप्रिसिएशन भी 3,24,000 पे ही कैलकुलेट होगी। यही डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन मेथड में और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ओके, एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहती हूँ। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं हम। नया नया सा पॉइंट है वो एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बाकी सेम है, सिर्फ जो चीज है वो मैं बताती हूँ आपको। 10th इलस्ट्रेशन के अंदर एक चीज आपको देखो क्या बोल रखा है। एल्पाइन ट्रेडर्स ने एक मशीन परचेज की 1 अप्रैल 2014 को, जिसकी कॉस्ट 8,000 है और 2,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे चार्ज है, तो टोटल 10,000 हो गए। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगेगी। स्क्रैप वैल्यू है प्लांट की एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पीरियड है 6,561 रुपए। ठीक है, अब इस पे परसेंटेज में डेप्रिसिएशन रखी है, तो परसेंटेज में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 31 मार्च 2015 को, पहले साल की डेप्रिसिएशन ओरिजिनल 1,000 प्लस 2,000 10,000 रुपए ही इसकी बुक वैल्यू भी है, तो इसकी 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, जब परसेंटेज में डेप्रिसिएशन दे रखी होती है तो वहां हमें ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, ये हम तब माइनस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है और यूजफुल लाइफ दे रखी है। परसेंटेज नहीं है, आपको ऐसे इस फॉर्मूले से निकालनी है। यहाँ स्क्रैप वैल्यू का मतलब यह है जब आप मशीन का अकाउंट बनाओगे तो मशीन का अकाउंट बना के आप 4 सालों की डेप्रिसिएशन काटोगे, तो आखिर में आपका जो बैलेंस सीडी बचेगा, लास्ट का जो बैलेंस सीडी है वो बचेगा 6,561 के बराबर। 6,561 के बराबर बचने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू मशीन की 4 साल इस्तेमाल करने के बाद आखिर में 6,561 के बराबर बची है। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। अब आप इसको बेचोगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, ओके। और 11th इलस्ट्रेशन में कुछ नया है? यस, एक चीज देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। एसेट को करने से लेकर आपके पास लाने तक, वो आपके इस्तेमाल लायक बनाने तक किया गया सारा खर्चा। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज के लिए उसे काबिल बनाने का सारा खर्चा कॉस्ट में आता है। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए आपने कोई ओल्ड मशीनरी खरीद रखी है और सेकंड हैंड मशीनरी खरीद रखी है, और सेकंड हैंड मशीनरी आपने खरीदी, आपके पास आई और अभी वो चलने की हालत में नहीं है और आपने उसकी कुछ रिपेयरिंग करा दी ताकि वो चलने की हालत में हो जाए, तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। ठीक है, लेकिन मशीनरी आपके पास आ गई, इंस्टॉल हो गई, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट करने के बाद आप कोई रिपेयर कराते हो, तो वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होता, बल्कि वो रिपेयर अकाउंट में जाता है। वो एक खर्चा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल रिपेयर है वो, तो उसकी जनरल एंट्री बनती है रिपेयर अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपेंस को डेबिट
करते हैं हम टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, इसका एसेट से कोई लेना देना नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इसने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए की और 11,000 ओवरहोलिंग के और 5,000 इंस्टॉलेशन के पे करे हैं 30/6/2012 को। इसकी जो भी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हुई है, ठीक है, 30 जून को। नाउ अब इसमें देखो, इसमें डेट क्या है, 1 मई को उसने सारा, ओके, इसकी डेप्रिसिएशन आप लगाओगे तो ये आपकी लगेगी, आपने कितने महीने यूज करी है मशीन। आपकी मशीन बन के तैयार हुई है 1 मई को आपने खरीदी थी, लेकिन ये इंस्टॉल होके और सब कुछ तैयार होके रेडी हुई है ये 30 जून को, ठीक है। तो जिस तारीख को ये रेडी हुई है या काम करने के लिए, उसी के बाद तो आप यूज करोगे। जब तक काम करने लायक ही नहीं बनी तो आप उसको यूज कैसे करोगे, और यूज करने से ही तो वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन भी होती उसी टाइम की लगती है जब से आपने यूज करना स्टार्ट किया। तो इसकी डेप्रिसिएशन इस तारीख के बाद से लगनी स्टार्ट होगी, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर। फर्स्ट, पहली वाली जो डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब यहां से आपने यूज करना स्टार्ट किया, इसके बाद 1 जनवरी 2014 को आपने रिपेयर करी है मशीन के ऊपर 5,000 की। अब ये ध्यान रखना, इस 5,000 का मशीनरी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी नॉर्मल रिपेयर है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसकी जनरल एंट्री बनेगी रिपेयर टू बैंक, इसका मशीनरी से या डेप्रिसिएशन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसको आप शामिल नहीं करोगे, ठीक है। तीसरी चीज, मशीनरी आपने 31 जनवरी 2015 को बेची है, 21,000 बेची है, और डिसमेंटलिंग का चार्ज, मतलब उसको आपके पास से और ले उखाड़ने का जो चार्ज है वो 1,000 रुपए आपने पे कराया, आपके यहाँ पे सेट हुई थी, उसको वहां से हटा के आपने दिया है, डिसमेंटल किया है। तो जैसे हम परचेज जब मशीनरी को करते हैं तो उसको काम करने लायक बनाने तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में शामिल होता है, इसी तरीके से जब आप सेल करते हो एसेट को तो उसको सेल करके जो पैसा मिला है वो, ठीक है, सेल 21,000 में सेल की, लेकिन उसको भेजने का जो खर्चा है, ठीक है, मेरे पास मशीनरी रखी हुई है, मैंने उसको 21,000 में बेच दिया, लेकिन इसको जिसे भी मैंने बेचा है उसके पास भेजने का खर्चा भी तो मुझे उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे डिसमेंटलिंग चार्जेस मैंने उठाया है 1,000 रुपए का खर्चा, उस मशीन को अपने यहाँ से हटा के, ठीक है। तो ये खर्चा मैंने पे करना पड़ा, तो इससे क्या फर्क पड़ा, ये खर्चा पे करने की वजह से जो मुझे मिला है सामने वाली पार्टी से जिसे मैंने बेचा है वो 1,000 रुपए से कम हो गया, ठीक है। तो मेरे पास एक तरह से सेल जो हुई है वो यहाँ पे सिर्फ 20,000 की मानी जाएगी, ना कि 21,000 की। तो ये सेम वही चीज है। अब जैसे आपने सामने वाले से मशीनरी खरीदी थी, जब ये मशीनरी खरीदी थी और आपके पास ये इंस्टॉलेशन वगैरह 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 का जो खर्चा आपने पे किया था, तो आपने ये सारा उसकी कॉस्ट में शामिल कर लिया था मशीनरी की। इसी तरीके से आप सेल करते हो और जो भी मशीन आपके पास पड़ी है उसको जिसे भी आपने सेल किया है उस तक पहुंचाने का, उसको डिसमेंटल करने का वगैरह का अगर आप खर्चा पे करते हो तो उससे बेच के जो फायदा हुआ है वो फायदा कम हो जाता है, क्योंकि आपको खर्चा भी करना पड़ा है सेल करने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेल हमारी 20,000 की मानी जाएगी, ना कि 21,000 की। अब रिपेयर वाले पॉइंट में मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर ये रिपेयर, क्योंकि हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है ना, अगर ये रिपेयर आपने यहां कहीं करी होती 30 जून से पहले, इस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले अगर आपने रिपेयर करी होती, तो उसका मतलब ये होता कि मशीनरी को यूज करने लायक बनाने के लिए रिपेयर करी गई है। अभी आपने यूज करना स्टार्ट किया तो हम उसे कॉस्ट में शामिल करते, लेकिन क्योंकि हम मशीनरी को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं यहां से, तो अब जो भी रिपेयर की जाएगी वो आपकी रिपेयर अकाउंट में जाएगी, P&L अकाउंट में चली जाएगी, लेकिन मशीनरी से या डेप्रिसिएशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं। ओके, और कोई नया पॉइंट, एडिशनल प्लांट, इसमें तो कोई भी नया पॉइंट नहीं है। ओके, 14 इलस्ट्रेशन में नया पॉइंट है आपके पास, इसमें इंश्योरेंस का एक पॉइंट आ रहा है। मशीन आप बेच नहीं रहे हो बल्कि मशीन डिस्ट्रॉय हो रही है। यहां हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस का क्लेम मिल रहा है आपको, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ना, तो इंश्योरेंस क्लेम को हम P&L अकाउंट में डालते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, इंश्योरेंस रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा लॉस कम हो जाता है।
अगर हमारा फैक्ट्री में आग लग जाए, आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है और आग लग जाए तो उससे हमारा नुकसान होगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको मिलता है तो उससे आपका जो नुकसान है वो जितना भी प्रीमियम पे आपने रिकवर किया है वो आपका नुकसान उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो हम P&L के क्रेडिट साइड पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिलता है उसको हम डाल सकते हैं। जैसे लॉस बाय फायर है, ये है लॉस, डेबिट ऑल द लॉसेस। लॉस है हमारा क्या कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, और जितना भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सारे के सारे P&L के अंदर जाते हैं। लॉस डेबिट ऑल द लॉसेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर दिखाते हैं। तो कोई भी चीज जिससे लॉस कम हो रहा होगा वो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, याद होगा। तो लॉस बाय फायर, फायर से 5 लाख का सामान हमारा जल के खत्म हो गया, गया यहाँ पे P&L के डेबिट में। इंश्योरेंस करा रखा था, 3 लाख रुपए इंश्योरेंस में रिकवर हो गया, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 3 लाख, यानी अब नुकसान कितने का रह गया, बैलेंस 2 लाख का। ठीक है, ओके। सो यहाँ ये कह रहा है कि जनवरी 2000 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक खरीदा था 4 लाख रुपए का। ओके, सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्रक अकाउंट बना लेते हैं। जैसे जैसे ये बोलता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। सो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रक अकाउंट। ठीक है, 1 जनवरी को आपने ट्रक खरीदा था। ओके, खाते कब खत्म हो रहे हैं, 31 मार्च को ही बंद हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये हमेशा क्वेश्चन में देख लेना कि खाता शुरू कब होता है और बंद कब होता है। अगर ये दिसंबर में बंद हो रहा होता तो ये मतलब पूरा 1 साल हम इसको यूज करते हैं, लेकिन बंद हो रहा है मार्च में। ठीक है, अब देखो जनवरी 1 जनवरी 2015 को आपने खरीदा था, टू बैंक अकाउंट, कितने का खरीदा था हमने, ये 4 लाख रुपए का। ठीक है, ये वाला जो ईयर है वो कब खत्म हुआ, 2015 में मार्च को, क्योंकि मार्च में आपके अकाउंट खत्म होते हैं। तो जो 2015 मार्च में जो खत्म होगा वो आपका शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2014 को, इससे लेकर 31 मार्च 2014 तक 1 साल है। और यहाँ जनवरी में 1 जनवरी में आपने ये ट्रक खरीदा है। ठीक है, तो ये 1 साल है, 31 मार्च को ये खत्म हुआ है। यानी ये ट्रक आपने कितने फर्स्ट ईयर में कितने महीने यूज करा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने यूज करा। तो पहले साल में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो 3 महीने की लगेगी। सो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने परसेंट की डेप्रिसिएशन बोल रहा है हमें लगाने के लिए, 20% डेप्रिसिएशन आप लगाते हो वार्षिक दर से। ठीक है, तो 20% वार्षिक है तो मतलब 3 महीने की निकालनी पड़ेगी, तो इसका 20% 3 महीने। ठीक, ये आपकी निकल जाएगी 20,000 रुपए। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई 20,000, और कुछ हो नहीं रहा इस साल में तो हम बैलेंस कर देंगे इसका, बैलेंस CD 4 लाख में से 20,000 गए, बच गया 3,80,000। और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो हम हर साल बुक निकालेंगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 2018 अप्रैल 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस लेके आएंगे, 3,80,000 बुक वैल्यू है इस साल, तो इस बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है आपको कि 1 जुलाई 2016 को नष्ट हुआ है। ठीक है, ये वाला जो साल है ये आपका खत्म होगा 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक। और ये जो 1 जुलाई नष्ट हुआ है, 1 जुलाई अगले साल आएगी, इस साल नहीं आएगी। यानी इस साल हमने ट्रक पूरा 12 महीने यूज किया है, तो पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर। तो 2016 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी लगेगी इस 3,80,000 पे पूरे 12 महीने की, यानी 20% इसका निकाल लो। तो 3,80,000 का 20% निकल जाएगा आपका 76,000 रुपए। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुको मैं निकालती हूँ। हाँ, 76,000 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा है। सो बाय बैलेंस CD ये हो जाएगा आपका 3,80,000 में से 76 गया, नई बुक वैल्यू आ गई 3,04,000। साल के आखिर में जब आपने किताबें बंद करी, अकाउंट बंद करे, तो आपके एसेट की बुक वैल्यू थी 3,04,000,
76,000, क्योंकि 12 महीने यूज करने की वजह से 76,000 रुपये कम हो गई थी उसकी वैल्यू, अब हो गई इतनी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। सो 2016 अप्रैल 1 ब्रोट डाउन करते हैं बैलेंस 3,04,000। ठीक है, अब इस साल क्या क्या हो रहा है देखो, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, 31 मार्च 2017 तक क्या क्या हुआ है। ये रहा 1 जुलाई 2016 को, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, यहां कहीं 1 जुलाई को ये जो ट्रक था ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल, और बीमा कंपनी से पूर्ण संतुष्टि के रूप में आपको 3 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला जो हमारा ट्रक था ये बेचा नहीं है, लेकिन नष्ट हो गया, आपके पास से तो खत्म हो गया, लेकिन सामने से आपको 3 लाख रुपए मिले हैं, यानी आपने पैसा रिसीव किया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। ठीक है, उसी तारीख को कंपनी ने एक और ट्रक भी खरीद लिया 1 जुलाई को ही, तो ये नया जो ट्रक खरीदा इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर 1 जुलाई से इसकी डेप्रिसिएशन भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं इस वाले पॉइंट पे। देखो 1 अप्रैल को जो ट्रक था उसकी मेरे पास बुक वैल्यू थी 3,04,000 रुपए। ठीक है, अब इसी 2016 में ही 1 जुलाई को ये ट्रक हो गया नष्ट। ठीक है, नष्ट होने से पहले अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैंने इस ट्रक को यूज किया है, यानी अप्रैल मई और जून 3 महीना तो यूज किया ही है, तो 3 महीना यूज किया तो 3 महीने इसकी वैल्यू भी तो कम हुई होगी यूज करने की वजह से, उसकी डेप्रिसिएशन तो लगेगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाली 3 महीने की। 3 महीना तो यूज किया ना नष्ट होने से पहले, तो 3,04,000 के ऊपर 3 महीने की 20% की दर से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, आ जाएगी 15,200 रुपए। ठीक है, क्या हुआ 1 जुलाई को वो नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया, ठीक है, अगर सिर्फ नष्ट हुआ होता तो हमें सामने तो हमारे जो है कुछ भी पैसा वैसा कुछ आना नहीं था, वो सेल तो हमने करी नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें पैसा मिला है, पैसा तो रिसीव हुआ है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है, हमें सेल कर नहीं हुआ पर वो नष्ट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, तो यहाँ आ जाएगा बाय अकाउंट, कितना मिला 3 लाख रुपए। अब नष्ट हुआ लेकिन 3 लाख रुपया मिल गया, तो हमें लॉस हुआ ये ट्रक के नष्ट होने से या कुछ प्रॉफिट हुआ है इसके नष्ट होने से, कैसे पता चलेगा कि ट्रक के नष्ट होने से कुछ लॉस हुआ है या ट्रक के नष्ट होने से कुछ प्रॉफिट हुआ है। 3,04,000 बुक वैल्यू थी, 3 महीना मैंने यूज करा, 15,200 उसकी वैल्यू, यानी जिस दिन वो नष्ट हुआ है हमारा ट्रक, उस दिन उस ट्रक की जो वैल्यू थी वो थी 2,88,800 बुक वैल्यू, ट्रक की बुक वैल्यू थी इतनी, जिस दिन वो नष्ट हुआ। अब हमने उसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, और उस इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें 3 लाख रुपए मिल गए, बुक वैल्यू थी इतनी, इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा मिल गया हमें, इसका मतलब क्या हुआ, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। जनरल एंट्री क्या बनेगी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, यानी वो जाएगा यहाँ, तो जुलाई 1 को टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 11,200। ठीक है, अब पॉलिसी से ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि जब हमने पॉलिसी ली थी ना, ये खरीदा था हमने 4 लाख का, ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख की थी भाई ट्रक की, तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 4 लाख के हिसाब से ले रखी होगी ना, ये तो बुक वैल्यू अभी बची, हमने उस ट्रक को इतना यूज किया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमने स्टार्टिंग में ली, तो उससे हमें 3 लाख रिकवर हुआ इस टाइम, 2,88,800, तो हमें थोड़ा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसी दिन आपने एक खरीद लिया, जुलाई 1 को एक और ट्रक खरीदा आपने इसी दिन को टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए का खरीदा, 5। पहला ट्रक तो आपका इसका सौदा पूरा हो चुका है, अब हम दूसरे वाले ट्रक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, ये तो हमारे अकाउंट बंद हो रहे हैं 31 मार्च को, तो 2017 31 मार्च,
ठीक है, कब यूज करना नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के लिए। सो 9 महीने के लिए इस 5 लाख पे 20% की दर से आप निकाल लोगे डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हो जाएगा आपका 75,000। इसी तरीके से आप 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, पहले वाला तो खत्म हो चुका है, दूसरे वाले का 5 लाख में से 75,000 आपने यूज कर करके खत्म कर दिए, तो अब बच के 4,25,000, इन दोनों का टोटल इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इस वाले क्वेश्चन में आपने देखो 2 चीजें खरीदी है। आपने एक मशीनरी खरीदी है इंक्लूडिंग ए बॉयलर, जिसका वर्थ था 10,000। मशीनरी 1 लाख की थी, बॉयलर 10,000 का। तो ये 2 चीजें एक साथ खरीदी गई है, तो आपको 2 चीजें लेके चलनी है। तो आप अकाउंट बनाओगे तो एक करोगे उसमें मशीनरी और बॉयलर का मशीनरी में ही इसलिए डाल रहे हो क्योंकि ये मशीनरी के साथ खरीदा गया, उसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए इन दोनों की साथ भी चलेगा, टू बैंक करके। ठीक है, ओके, बाकी आप एक बार निकाल के देख लेना, बाकी के क्वेश्चंस आप एक बार निकाल के देखना। लास्ट इलस्ट्रेशन में एक आपको वर्ड दिया हुआ है कैलेंडर ईयर्स। कैलेंडर ईयर मतलब होता है जो साल हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे खत्म होता है, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। सो 1 जनवरी को मशीन खरीदी है और आपके जो अकाउंट यहाँ पे कैलेंडर ईयर बोल रखा है, तो इसका मतलब है अकाउंट आपके 30 दिसंबर को बंद होते हैं, ना कि 31 मार्च को। ईयर में कंफ्यूज मत होना, कैलेंडर ईयर का मतलब है जो साल हमारा साल होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर पे खत्म होता है। अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च खत्म होता है। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर का मतलब है कि आप इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो साल हम ले रहे हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर पे खत्म होता है, तो डेप्रिसिएशन आपको इसके हिसाब से निकालनी है। तो ये इलस्ट्रेशन आप करके देखना और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करना, अगर कहीं पे अटकते हो तो फिर मेरे से पूछ लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेप्रिसिएशन का अगला पार्ट करेंगे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि अगर आप डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करते हो तो उससे आपके क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम आगे करेंगे। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।